नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार और बहुत ही ज़्यादा बिंदास होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत कर रही हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। आप सभी प्यारे साथी इंतजार में हैं कि मैडम आएंगी और क्लास शुरू होगी। क्या कल की तरह आज भी क्लास ऑफ तो नहीं होगी? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कल थोड़ा सा प्यारे बच्चे यहाँ पर एक इशू हो गया था लाइट का, जिस वजह से आपकी जो क्लास थी वो नहीं हो पाई थी। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। बहुत बहुत आप लोगों की मतलब मैं अपने आप को गिल्टी फील कर रही हूँ कि आप लोगों को मैंने सोचा कि क्लास थोड़ा लेट शेड्यूल कराऊं, शायद ये इशू जो है सोल्व हो जाए, बट वो इशू सोल्व नहीं हुआ, तो इसीलिए क्लास जो थी कल आपकी नहीं हो पाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम क्लास को अपनी करेंगे और आ जाइए सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो नमस्ते सभी को, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को, हमारा आभार सभी प्यारे साथियों को, हमारा प्यार और सभी प्यारे साथियों को प्रणाम। आप एकदम बढ़िया हैं, आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं। ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज कराया, हम वेट करते रहे, हम वेट करते रहे। बेटा मैंने टेलीग्राम पर फिर आपका मैसेज रिलीज कर दिया था। पहले मुझे लगा कि शायद लाइट का इशू जो है सोल्व हो जाएगा आधे घंटे में, इसलिए मैंने क्लास आधा घंटा लेट शेड्यूल कराई। लेकिन उसके बाद भी वो प्रॉब्लम बनी रही, नहीं हो पाई ठीक। तो फिर मैंने टेलीग्राम में आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि बच्चों आज आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लियर। तो आपको इन्फॉर्म प्यारे बच्चे फिर मैंने कर दिया था, और आपको जो परेशानी हुई उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहती हूँ। चलिए अब अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम क्लास बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है, और आज हमारी क्लास बिल्कुल टाइम से हो रही है। चलिए आइए अपने टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसको आज हम खत्म करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा जो श्वसन तंत्र है, इसमें आपने पढ़ा था कि ये दो तरीके का होता है, वायवीय और अवायवीय। तो आप लोगों ने अच्छे से चीज़ें पढ़ी थी कि वायवीय श्वसन में क्या होता है और अवायवीय श्वसन में क्या होता है, क्या होता है। और इस तरीके से आपने पढ़ा था कि किन किन जीवों में वायवीय श्वसन होता है और किन किन जीवों में अवायवीय श्वसन होता है। जैसे मैंने कहा था कि अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, पेड़ पौधे, हम इंसान, पक्षी, इन सब के अंदर वायवीय श्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला श्वसन। जबकि जो जीवाणु होते हैं इनमें होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि मैम रेस्पिरेशन के दौरान जो हम लोगों का डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे डायफ्राम, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे भाई डायफ्राम। मैम जी ये डायफ्राम क्या होता है? तो डायफ्राम एक आपकी पेशी है, ठीक है, और ये पेशी जो होती है एकमात्र ऐसी पेशी आपके शरीर की जो कि क्या करती है, श्वसन की प्रक्रिया में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो लिखेंगे भाई डायफ्राम के बारे में सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, तो लिखोगे शरीर की एकमात्र पेशी, शरीर की एकमात्र श्वसन में सहायक पेशी, ठीक है, श्वसन में सहायक पेशी। ठीक है, ठीक है भाई। आपको ये प्रश्न बना हुआ है कि हमारे शरीर की एकमात्र पेशी जो श्वसन में सहायक होती है वो कौन सी होती है, तो आप कहते हो डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम जो होता है, कल मेरा एग्जाम था तो कल क्या बिल्कुल क्लास नहीं हुई थी क्या? बेटा कल बायोलॉजी वाली क्लास नहीं चली थी बिल्कुल भी। ठीक है, क्लास रुक रही है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा आशुतोष बच्चा, क्लास नहीं चल रही है, उमा भी बोल रही है। एक बार चेक करना सारे बच्चे, क्लास रुकनी तो नहीं चाहिए, क्लास को तो बिल्कुल सही चलना चाहिए प्यारे साथियों, है ना? हाँ जी, हाँ जी, गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हमने बात करा कि प्रश्न आता है कि हमारे शरीर की एकमात्र पेशी कौन सी है जो श्वसन में हेल्प करती है, तो आप लोग बता के आते हो डायफ्राम। तो कहोगे शरीर की एकमात्र श्वसन में सहायक पेशी है, तो कहोगे ओनली मसल ऑफ बॉडी, ओनली मसल ऑफ बॉडी दैट हेल्प, दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो हमारी हेल्प करती है वो ये एकमात्र पेशी होती है। ठीक है, समझ में आई बात? मैम इसकी शेप कैसी होती है पूछा जाता है, तो इसकी शेप कैसी होती है? डोम शेप होती है। ये डोम बोले तो ये एक डंबल के समान होती है, डंबल। तो लिखोगे यह डंबल के समान होती है, डंबल। ठीक है, डंबल, या कई बार आप डमरू भी लिख देते हो, है ना, के समान होता है। तो डोम यानी डंबल के समान होती है, ये जो आप लोगों की ये होती है,
डायफ्राम। ठीक है, तो इसकी शेप कैसी होती है, डंबल या डमरू के समान। इंग्लिश में लिखा होता है इट इज डोम शेप, इट इज डोम शेप। तो ये कैसी शेप वाला होता है, डोम शेप्ड होता है ना, यानी कि एक पूरी इस तरीके से आपकी डोम या डंबल के समान की आकृति वाला स्ट्रक्चर होता है जो डायफ्राम होता है। तो जब आप अपने फेफड़ों को इस तरीके से देखोगे, ये आप लोगों के लंग्स है बेटा, ये आप लोगों के फेफड़े हैं, तो इन फेफड़ों में दिख रहा है आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर होता है आप लोगों का क्या, इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चे डायफ्राम। तो एक डोम शेप स्ट्रक्चर होती है, डंबल्स के आकार की ये एक स्ट्रक्चर होती है जो डायफ्राम होती है, जो आपके फेफड़ों को सहारा देती है। देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा, ये जो आप ऑरेंज कलर में देख पा रहे हो, दिख रहा है आप लोगों को, ऑरेंज कलर में जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, ये आपका डोम शेप या एक डंबल के समान की आकृति होती है, इसी को कहा जाता है आप लोगों का डायफ्राम। तो इस डायफ्राम की पोजीशन आपको पेपर में पूछी जाती है। आपको एग्जाम में आता है कि जब हम सांस लेते हैं, है ना, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो इस डायफ्राम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्लियर। अच्छा, सचिन कह रहे हैं कि यहाँ गरीबों का एसएमएस नहीं पढ़ा जाता है क्या। बेटा जो जो अमीर है ना, वो सब सोने की लिखावट में मैसेज लिख रहे हैं, और जो गरीब हैं वो कोयले की लिखावट से यहाँ पर मैसेज लिख रहे हैं। इसीलिए हम नज़रों से पहचान लेते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है। ऐसा ही है क्या बेटा, सबके मैसेज ब्लैक कलर की हेडिंग से लिखे हुए आ रहे हैं, तो इसमें कौन अमीर कौन गरीब हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। हमारे लिए सारे बच्चे एक हो तुम, ठीक है। क्लास नहीं चल रही है, सही चल रही है क्लास। एक बच्चे का कमेंट है मैम सही चल रही है। तो जब हम लोग अपने इसके बारे में बात करते हैं डायफ्राम के बारे में, तो डायफ्राम जो होता है ये डंबल या डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डोम भी लिखा जाता है कई बार हिंदी में भी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। मैम ये डायफ्राम क्या करता है, तो देखो इस डायफ्राम का काम देखो, ये आपके फेफड़े हैं, यहाँ ये डायफ्राम होता है। अब फेफड़ों के नीचे आपका पेट है, आपका पेट है, आपने पढ़ लिया है पेट को पाचन तंत्र में। तो आप लोगों का फेफड़े और आपका पेट, उनको जोड़ने का काम करता है डायफ्राम। आपके फेफड़े और आपका पेट दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन, आप लोगों का डायफ्राम, पूछा जाता है पेपर में। तो आइए डायफ्राम के बारे में तीसरा पॉइंट आपको बताती हूँ। तो डायफ्राम होता है, इसके बारे में तीसरा पॉइंट तो लिखोगे, यह है वक्ष गुहा, यह वृक्ष गुहा व उदर गुहा को जोड़ता है। उदर गुहा को, दोनों ही काम करता है बेटा, उदर गुहा को जोड़ता व अलग करता है, ठीक है, जोड़ता तथा अलग करता है। तो देखो कई बार प्रश्न आया है कि कौन सी ऐसी पेशी है जो उदर गुहा को जोड़ती है, और कई बार प्रश्न आया है कौन सी ऐसी पेशी है जो उदर गुहा को अलग करती है। तो इसके दोनों ही काम है डायफ्राम के। डायफ्राम क्या कर रहा है, आपकी वक्ष गुहा और उदर गुहा को जोड़ भी रहा है और अलग भी कर रहा है। अब बच्चे कह रहे हैं कि वक्ष गुहा क्या है, उदर गुहा क्या है, अभी सब बताऊंगी, पहले इंग्लिश में लिख लो। तो लिखेंगे इट जॉइंट और सेपरेट। तो भैया जोड़ भी रहा है और सेपरेट भी कर रहा है, कितने कमाल की बात है। इट जॉइंट और सेपरेट चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी। देखो अब समझ में आ गया होगा ना कि वक्ष गुहा क्या होती है, चेस्ट कैविटी। चेस्ट मतलब जहां तुम्हारी चेस्ट है, जहां तुम्हारी पसलियां है ना। एंड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, जहां तुम्हारा पेट होता है, जहां तुम्हारा पेट होता है। तो वृक्ष गुहा वो है जहां तुम्हारे फेफड़े होते हैं, तुम्हारी पसलियां हैं, और उदर गुहा वो होती है जहां तुम्हारा पेट है। अब बड़े ध्यान से देखना जो मैं आपको डायग्राम दिखाने वाली हूँ, कि मैम यहाँ पर आपका जोड़ने का काम भी कर रहा है और यहाँ पर आपका सेपरेट करने का काम भी कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो चलो फिर से डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। भाई ये हैं आप लोगों के लंग्स, ये हैं आप लोगों के फेफड़े, दिख रहा है आपको डायग्राम, है ना। जब आप अपने फेफड़ों को देखते हो तो ये वाली तो हो जाती है आप लोगों की चेस्ट, ये तो आपकी चेस्ट कैविटी हो गई, चेस्ट कैविटी जहां आपकी पसलियां हैं और जहां आप लोगों के फेफड़े हैं, उदर गुहा हो गई। और ये नीचे वाला जो एरिया होगा, इसके नीचे वाला एरिया, ये आपका पेट हो जाता है, यहाँ पर इसको कह देते हो आप उदर गुहा। ये हो जाती है आप लोगों की उदर गुहा, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, ये हो जाती है एब्डोमिनल
ठीक है, ये हो जाती है आप लोगों की एब्डोमिनल कैविटी। तो कुल मिलाने की बात है कि आपकी पसलियां और आपका पेट दोनों जो जुड़े हुए हैं वो इसी संरचना से जुड़े हुए हैं, डायफ्राम से। या ऐसा समझ लो कि आपके जो फेफड़े हैं या आपकी पसलियां और आपका पेट ये जो सेपरेट होते हैं, अलग हो रहे हैं, दोनों जो अलग हो रहे हैं किसकी वजह से? डायफ्राम की वजह से। तो डायफ्राम दोनों ही काम कर रहा है, पेट और फेफड़ों को जोड़ रहा है ना। पेट और फेफड़ों, आपके फेफड़े और आपका पेट, इनके बीच में है डायफ्राम, तो दोनों को जोड़ रहा है, बीच का पार्ट डायफ्राम है। तो आपके फेफड़े और आपका पेट दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है डायफ्राम। और दूसरा अगर देखें तो फेफड़े और पेट के बीच में जो हिंड्रेंस है, पेट और आपके जो फेफड़े हैं इनके बीच में जो रुकावट है वो भी यही है, वो भी डायफ्राम है। तो एक तरीके से अलग करने का काम भी कर रहा है। तो पेपर में दोनों ही लैंग्वेज यूज करके पूछा जाता है कि आपके चेस्ट कैविटी को और आपकी एब्डोमिनल कैविटी को कौन सेपरेट करता है या कौन जोड़ता है। तो ऐसे करके आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है। मैम हिंदी ज़्यादा बोला करो, इंग्लिश कम। बेटा मैं हिंदी इंग्लिश बराबर बोलती हूँ, ये सिर्फ तुम्हारा नज़रिया होता है कि हिंदी बोल रही है इंग्लिश, जरा सी एक इंग्लिश क्या बोल दी तुम्हारा दिमाग वहीं स्ट्रोक कर जाता है, इंग्लिश कैसे बोल दी। जरा सी हिंदी बोल दी तुम्हारा दिमाग, अरे हिंदी कैसे बोल दी। तो मतलब ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की मेंटेलिटी है, बाकी आप नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हो, हिंदी इंग्लिश बराबर दोनों ही पढ़ रहे हो। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो आओ आगे बात करते हैं। हाँ, प्रेग्नेंट महिला करके कुछ मैसेज था, निकल गया है ना। क्लियर, अब हम आगे बढ़े। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग कि जो हम लोगों का ये जो डायफ्राम होता है इसकी पोजीशन आप लोगों को पेपर में पूछी जाती है। तो भाई फोर्थ पॉइंट पर हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन। डायफ्राम की पोजीशन आप लोगों को पूछी जाती है, डायफ्राम की स्थिति आप लोगों को पूछी जाती है। अब मैम स्थिति बोले तो मतलब जब आप लोग सांस लेते हो तो डायफ्राम पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, डायफ्राम की जो पोजीशन है इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा होता है, ये आपको पूछता है। तो चलिए आइए अब मैं आपको बताती हूँ। आप लोग जब श्वसन करते हो तो आप दो तरीके का श्वसन करते हो, ठीक है। अब इसकी जो स्थिति पूछी जाएगी वो आपको पूछी जाएगी श्वसन के दौरान, यानी जो श्वसन होता है श्वसन के दौरान जो डायफ्राम होता है इसकी स्थिति आपको पूछी जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग, आप लोग कहेंगे आपको पूछा जाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यानी जब हम सांस लेते हैं तो इस डायफ्राम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस डायफ्राम की स्थिति पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब भैया जब आप सांस लेते हो तो सांस लेते समय तुम दो प्रक्रियाएं करते हो, जैसे अभी मुझे देखना, भाई मैं अभी सांस ले रही हूँ, तो तुम देख पा रहे हो कि जब मैं सांस ले रही हूँ तो दो प्रक्रियाएं कर रही हूँ, एक बार अंदर को सांस ले रही हूँ, एक बार बाहर को सांस छोड़ रही हूँ। तो जब आप सांस लेते हो तो आप दो प्रक्रियाएं करते हो, कौन कौन सी आप लोग करते हो? एक करते हो आप लोग अंतः श्वसन, एक करते हो आप लोग अंतः श्वसन। बेटा अंतः श्वसन क्या होता है मैडम? इसको कहा जाता है इनहेलेशन। क्या कहते हैं? इनहेलेशन। इसको कहा जाता है इनहेलेशन, मतलब कि जब आप सांस अंदर की तरफ को ले रहे हो, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अंतः श्वसन मतलब अंदर को सांस लेना, जैसे मैंने अभी करा, देखो अब तुम भी एक ये काम करके देख सकते हो, जहां बच्चे क्लास ले रहे हैं ना, खड़े हो जाओ और एक बार अंदर को सांस लो, गहरी सी सांस, तो आपके फेफड़े आपको या आपका ये जो चेस्ट कैविटी वाला एरिया यहाँ आपको फील होगा कुछ डिफरेंस, दबाव सा पड़ता है मतलब। तो आपका डायफ्राम जो है अपनी पोजीशन चेंज करता है अंतः श्वसन के दौरान भी और बाह्य श्वसन के दौरान भी। तो आपने कहा कि मैम अंतः श्वसन क्या होता है? सांस अंदर लेना, ठीक है। जब आप लोग सांस अंदर लेते हो, सांस अंदर लेना, क्लियर। तो जब आप लोग सांस अंदर लेते हो उसी को कहा कहते हैं अंतः श्वसन, ठीक है। ब्रीथ इनसाइड, आप लोग क्या करते हो? ब्रीथ इनसाइड। जब आप अंदर को सांस ले रहे हो इसको कहा जाता है अंतः श्वसन। और मैम दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है भाई बाह्य श्वसन, दूसरा होता है बाह्य श्वसन। दूसरी प्रक्रिया आप करते हो बाह्य श्वसन की, बाह्य श्वसन को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है? मतलब जब तुम सांस बाहर को छोड़ रहे हो, जैसे जैसे अभी देखो मैंने, तो जब तुम सांस बाहर छोड़ रहे हो तब भी तुम्हें अंदर की तरफ कुछ फील सा होता है
है ना। जब भी कुछ फील होता है, मैं मेरा पूरा हाथ जल गया, ओहो चंदन जी कैसे जल गए आप, ध्यान रखा करो प्यारे बच्चों अपना, ठीक है। हाँ, तो जब आप अंतः श्वसन कर रहे हो, जब आप बाह्य श्वसन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको चेंज दिखने को मिल रहा है इस एरिया में। ये चेंज किसके कारण हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर सा बढ़ता हुआ घटता हुआ दिखता है, तो ये होता है आपके अंदर डायफ्राम की स्थिति के कारण, आपके फेफड़ों की जो पसलियों ने घेरा हुआ है आपके फेफड़ों को, उनकी स्थितियों के कारण। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब हमारा डायफ्राम है, इसकी पोजीशन श्वसन के दौरान इसकी पोजीशन कैसी होती है। तो पहले मैं यहाँ लिख दूं कि बाह्य श्वसन क्या होता है। बाह्य श्वसन होता है श्वास अंदर लेना या सांस बाहर छोड़ना। वहां तो आपने लिख लिया बाहर छोड़ना, अंदर लेना तो वहां लिख लिया है, श्वास अंदर लेना तो अंतः श्वसन हो गया, श्वास बाहर छोड़ना, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, ब्रीथ आउटसाइड, ब्रीथ आउटसाइड। जब आप लोग क्या करते हो, ब्रीथ करते हो आउटसाइड, सांस बाहर छोड़ देते हो, इसको कहते हैं बाह्य श्वसन। आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन की कैटेगरी की तरफ। तो देखो इनको ही देखो, चलो अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक वर्ड लिखा हुआ है इनहलेशन, मतलब ये है अंतः श्वसन, मतलब सांस अंदर जा रही है। अब सांस के साथ जो हवा है वो अंदर जा रही है, तो दैट्स मीन देखो ये गई हवा अंदर, ये गई हवा अंदर, तो हवा यहाँ से क्या हो रही है प्यारे बच्चों, अंदर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, अंतः श्वसन। जब हवा अंदर गई ऐसे, आपके फेफड़ों के अंदर हवा बढ़ी, आपके फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ गया, आपके फेफड़ों में हवा बढ़ गई, आपके फेफड़े गुब्बारे की तरह फूल गए। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को तुम फेफड़ा समझो अपना, गुब्बारे में हवा बढ़ती हो ना ऐसे, गुब्बारा फूल जाता है। पाल को मेरे पास भी थे गुब्बारे, पता नहीं कहाँ चले गए भाई, मैं तुम्हें हवा भर के उसमें दिखाती। मेरा बेटा जो है वो बलून से खेलता है, लेकिन उसने सारे बलून को खो दिया। तो प्यारे बच्चों जब आप एक हवा गुब्बारे में भरते हो, गुब्बारा ऐसे फूल जाता है, तो वैसे ही जब आपने अंदर की तरफ सांस लिया, आपके फेफड़ों में हवा गई, आपके फेफड़ों का आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा तो डायफ्राम पर दबाव पड़ेगा, आपका ये जो फेफड़ों के नीचे डायफ्राम है इस पर दबाव पड़ेगा। तो आप लोग बताते हो कि जो डायफ्राम होता है ये दबाव के कारण क्या हो जाता है, पुल्स डाउन, नीचे को खिसक जाता है। देखना हवा का प्रेशर पड़ रहा है नीचे को, ऐसे हवा का प्रेशर नीचे को पड़ रहा है तो आपका डायफ्राम भी नीचे को आ जाता है। समझ में आ गई बात, बोलो जल्दी से। तो डायफ्राम क्या होगा, पुल्स डाउन। देखो दो दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर, जब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझना, रटना नहीं है। जब आप लोग अंतः श्वसन की क्रिया कर रहे हो तो दो चीजों पर ध्यान देना है। क्या, एक तो तुम्हारी पसलियों पर ध्यान देना है, ये क्या कर रही हैं, और दूसरा तुम्हारे डायफ्राम पर ध्यान देना है। जब आप अंदर को सांस लेते हो तो तुम्हें तुम्हारी पसलियां ऊपर को जाती हुई दिखेंगी बेटा, फील होगा जैसे पसलियां ऊपर को चढ़ रही हो, है ना। तो पसलियां ऊपर को जाती हैं और डायफ्राम नीचे को खिंचता है जब आप अंतः श्वसन करते हो। जब आप लोग इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम पुल्स डाउन एंड जो आपकी रिब्स होती हैं पुल अप। तो रिब्स जो होती हैं आप लोगों की वो तो पुल अप होती हैं। मैं यहाँ लिख दूं, पसलियां क्या होती हैं प्यारे बच्चे, आपकी जो रिब्स होती हैं पसलियां ऊपर को चली जाती हैं। जब आप अंतः श्वसन करते हो तो पसलियां तो ऊपर को उठेंगी, देखो फील भी होगा, हवा फेफड़ों में गई, जो आपने अंदर को हवा ली वो हवा फेफड़ों में गई, फेफड़े फूल गए, फूले तो फेफड़ों के नीचे जो डायफ्राम उस पर दबाव पड़ा तो डायफ्राम नीचे को खिसक गया। तो प्यारे बच्चों हवा के प्रेशर के कारण जो डायफ्राम होता है पुल्स डाउन, जो आप लोगों का डायफ्राम है, डायफ्राम नीचे की ओर हो जाता है, नीचे की ओर, पुल्स डाउन, डायफ्राम क्या हो जाता है, नीचे की ओर। तो आप लोग बताओगे पुल्स डाउन, बस यही तो पेपर में पूछा जाएगा। डायफ्राम क्या होगा, पुल्स डाउन हो जाएगा, और मसल्स क्या हो जाएंगी, पुल अप, पुल अप। रिब्स जो होंगी वो पुल अप हो जाएंगी। बात समझ में आई या नहीं, बोलो जल्दी से। हाथ जल गया बेटा, उसको अच्छे से देखभाल करो, उसको इन्फेक्शन से बचाओ, ठीक है। अब आ जाओ, डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, डायग्राम समझना जरूरी है। तो आपको पेपर में क्या पूछेगा कि जब हम लोग अंतः श्वसन की क्रिया करते हैं तो डायफ्राम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो जब अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब आप अंतः श्वसन कर रहे हो, मैं तीनों चीजें लिखवा देती हूँ अंतः श्वसन की, ठीक है। जब आप लोग इनहेलेशन कर रहे हो तो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, इनहेलेशन के दौरान आप लोग तीन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। क्या, पहला पॉइंट,
डायफ्रम की पोजीशन बता दो। तो डायफ्रम की पोजीशन जब आप लोग पढ़ रहे हो, यानी कि आप लोगों का जो डायफ्रम है वो प्रेशर के कारण नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाता है, नीचे की ओर। डायफ्रम आपका कहाँ चला जाता है, नीचे की ओर, ठीक है। डायफ्रम प्रेशर के कारण नीचे की ओर जाता है, ठीक है। तो लिखोगे पुल्स डाउन, तो डायफ्रम चला जाता है पुल्स डाउन। दूसरा पॉइंट, मैम हमारी रिब्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी जो पसलियां हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम अंतःश्वसन करेंगे। तो पसलियां जो होंगी बेटा ये ऊपर को जाएंगी, ठीक है। तो पसलियां ऊपर की ओर चली जाती हैं, ऊपर की ओर। पसलियां ऊपर को खिंचती हैं प्यारे बच्चे, ऊपर की ओर जाती हैं, ठीक है। तो पसलियां ऊपर की ओर जाती हैं, पसलियां क्या हो जाती हैं, पुल्स अप। पसलियां क्या हो जाएंगी, ऊपर की तरफ। दोनों प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, पसलियां ऊपर को चढ़ी, डायफ्राम नीचे को बढ़ा, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और मैम फेफड़ों पर क्या इफेक्ट हुआ, तो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा। जो आपके लंग्स होते हैं फेफड़े, भाई ये फूल जाएंगे हवा भरने के कारण, तो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। फेफड़े जो होते हैं इनका आयतन बढ़ जाता है, हवा बढ़ गई है फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज, बढ़ जाता है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब बताओ कोई भी दिक्कत। तो कभी भी आपको अंतःश्वसन के दौरान ये 3 पोजीशन पूछेगा तो आप इनको याद रखोगे। रटना है नहीं, आपको चीज़ों को अच्छे से बताना है, ठीक है। रटना है नहीं, चीज़ों को अच्छे से समझना है। अब चले आगे, चलो अब बात करते हैं अगले प्रोसीजर की कि मैम बाह्य श्वसन के दौरान क्या होगा। बाह्य श्वसन के दौरान अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशन होती है। तो बाह्य श्वसन में इसका उल्टा हो जाता है। जब आप लोग बाहर की तरफ छोड़ते हो प्यारे बच्चे सांस, बाह्य श्वसन में क्या होता है, बाह्य श्वसन के अंदर क्या होगा, बाह्य श्वसन जिसको आप कहते हो एक्सेलेशन। एक्सेलेशन में क्या होता है प्यारे साथियों, एक्सेलेशन जब होगा तो आप लोग बताकर चलते हो सबसे पहले डायफ्रम की पोजीशन। यहां भी पूछेगा कि डायफ्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोगों का जो डायफ्रम होता है इसके अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे सांस बाहर को छोड़ो, ऐसा लगता है सारी हवा बाहर आ गई, हवा बाहर आ गई, फेफड़े सिकुड़ गए। फेफड़े सिकुड़े तो डायफ्रम पर जो प्रेशर आ रहा था वो भी हट गया, डायफ्रम अपनी पहली वाली पोजीशन में आ गया। और जो पसलियां थी वो नीचे को आ गई, ठीक है। पहले ऊपर को जा रही थी, अब वो रिलैक्स हो गई, नीचे को आ गई। तो जब आप लोग क्या करते हो प्यारे बच्चे, सांस बाहर को छोड़ते हो, तो देखेंगे एक बार फिर से, जब हम सांस बाहर को छोड़ते हैं, देखो अब एयर जो थी वो बाहर की तरफ को गई, जितनी एयर आपके फेफड़ों में भरी हुई थी वो सारी की सारी बाहर आ गई। अब बाहर आ गई तो फेफड़ों के अंदर जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, फेफड़ों में जो, जब गुब्बारे से हवा निकाल दोगे गुब्बारा वापस से सिकुड़ जाएगा। आपके फेफड़ों से हवा निकल गई, हवा, आपके फेफड़े सिकुड़ गए, सिकुड़ गई तो जो यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा था वो प्रेशर भी हट गया। तो आपका जो डायफ्राम होता है वो थोड़ा सा अप हो जाता है, यानी रिलैक्स हो जाता है। आपका जो डायफ्राम है वो शिथिल हो जाता है, शिथिल, ठीक है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, शिथिल हो जाता है, ठीक है। आपका डायफ्राम क्या हो जाता है, शिथिल, रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स का मतलब प्यारे बच्चे जो अपनी पहली पोजीशन थी उसी में आ जाता है, ठीक है, रिलैक्स हो जाता है। और आपकी इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं। अब ऐसा तो है नहीं नीचे जाएंगी तो भैया बहुत नीचे पहुंच जाएंगी, जहां उनकी एक्चुअल पोजीशन थी वहीं आ जाती हैं जब आप सांस बाहर छोड़ते हो। तो ये भी मतलब नीचे की तरफ या रिलैक्स हो जाती हैं। आपकी जो मसल्स होती हैं ये भी शिथिल हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। ये भी शिथिल हो जाती हैं यानी रिलैक्स हो जाती हैं। अब बताओ कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, ठीक है। अब चलो लिख लेते हैं वहां पर। अब आप तीनों प्रक्रियाएं यहाँ पर लिखने वाले हैं। एक्सेलेशन क्या होगा यहाँ पर, एक्सेलेशन के दौरान डायफ्राम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप कहोगे डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स, ठीक है। या आप कहोगे शिथिल हो जाता है, ठीक है, शिथिल, शिथिल हो जाता है। शिथिल होता है ना बेसिकली, इसको देख लीजिएगा बेटा, शिथिल हो जाता है। आपका जो डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। शिथिल का मतलब होता है रिलैक्स हो जाना, अपनी पहले की जो उसकी पहली कंडीशन थी उसी में आ जाता है, जो उसकी पोजीशन थी उसी में वापस आ जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैम हमारी जो रिब्स होती हैं, हमारी जो पसलियां होती हैं, इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो पसलियां होंगी वो भी रिलैक्स हो जाती हैं भैया, वो भी रिलैक्स हो जाती हैं, पसलियां भी रिलैक्स हो जाती हैं।
पसलियां भी क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। ठीक है, पसलियां भी क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। यानी कि जो आपकी मसल्स होती है, आपकी पसलियां है, रिब्स है, ये भी अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाती हैं। और फेफड़े जो होते हैं, इनका जो आयतन होता है वो कम हो जाता है। फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो फेफड़े होंगे, आपके जो लंग्स होंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोग बताएंगे, आयतन घट जाता है। ठीक है, फेफड़ों का आयतन घट जाता है। तो फेफड़े जो होते हैं, इनका जो आयतन होता है वो घट जाता है। डिक्रीज्ड वॉल्यूम, आप लोग बताकर चलोगे, डिक्रीज्ड वॉल्यूम। तो फेफड़ों का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ गई बात, है ना। हाँ, शिथिल हो जाती हैं चीजें, तो कर लो भाई शिथिल, शायद ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, शिथिल ऐसे, तो इसको कर लेना बेटा सही। तो ये क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, यानी कि रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स बोले तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे, जैसी एक्चुअल उनकी पोजीशन है उसमें आ जाएंगे। जैसे अब मैं बाहर को सांस नहीं छोड़ रही, तो अब मेरी पसलियां, मेरा डायफ्राम, ये सब अपनी पहले वाली जिस पोजीशन में जिनको उनको होना चाहिए उसी में है, रिलैक्स पोजीशन में है ये। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। अब यहाँ से आपने दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, समझ में आई बातें तो जल्दी से बताओ। अच्छा ऋषि जी, बेटा एग्जाम किसका था ये बताओ। आपका एग्जाम किसका था, आरपीएफ का एग्जाम था क्या बेटा, आरपीएफ का एग्जाम था क्या प्यारे बच्चे। चलो, तो आओ अब हम आगे बात करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। चीजें यहाँ से समझ में आई, एक बात बताओ जल्दी से, थम्स अप करो अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए हो तो। हाँ जी, ड्राइवर में आपको जीएस पोर्शन में आएगी बायोलॉजी। ठीक है, क्लियर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ पाए हो तो। अपने ऊपर आज रात को लेकर या जब भी तुम फ्री हो, अपने ऊपर इसको रिलैक्स कर कर अपने ऊपर ट्राई करना, तो फिर दोबारा कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा कभी पेपर में आप इस चीज को भूलोगे नहीं। अपने ऊपर लेकर इसको ट्राई करके देखना कि जब मैंने सांस अंदर ली तो एक खिंचाव पैदा हुआ, यानी कि आपके जो डायफ्राम है उस पर फेफड़ों का प्रेशर पड़ा। भाई तुम्हारे ऊपर मैं किसी मोटे आदमी को बैठा दूं तो तुम नीचे को पिचक जाओगे, तुम्हारे सर पे कोई मोटा आदमी बैठा दो तुम नीचे को पिचक जाओगे ना। तो वैसे ही फेफड़े मोटे हो गए हैं, हवा भर गई है फेफड़ों में, फेफड़े फूल गए हैं, और फेफड़ों के नीचे डायफ्राम बैठा है, बेचारे डायफ्राम पर प्रेशर पड़ा, डायफ्राम भी नीचे को आ गया, ऐसा हो जाता है वहां। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्लियर। तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी कि जब हमारा डायफ्राम, हवा जो होती है हमारे फेफड़ों में आएगी, तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो नीचे को खिसक जाता है, नीचे पुल डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है। जब हम अंतः श्वसन की क्रिया करेंगे तो डायफ्राम नीचे आ जाता है, क्योंकि फेफड़ों का आयतन ज्यादा हो गया, फेफड़ों का प्रेशर डायफ्राम पर पड़ा, डायफ्राम नीचे को खिसक गया, और आपकी पसलियां ऊपर को खिंचती हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा हवा अपने फेफड़ों में भर सको। ठीक है, जब आप लोग एक्सेलेशन करते हो, हवा बाहर छोड़ते हो, तो ये सारी पोजीशन, जितने भी ऑर्गन है, अपनी सामान्य पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है, और आप लोगों की जो मसल्स होती हैं, ये जो आपकी रिब्स है, पसलियां, ये भी रिलैक्स हो जाती हैं। अब हम चल रहे हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो डायफ्राम से इतनी चीजें आपको पूछी जाती हैं, है ना। अब आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैम जो हमारे एक क्वेश्चन आता है आजकल पेपर में, अभी रिसेंटली कई एग्जाम्स में पूछा है, जब श्वसन की क्रिया होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है और जो बाहर के पर्यावरण में प्रेशर होता है, इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो प्यारे बच्चे, जब श्वसन की क्रिया होती है, याद रखना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जब ज्यादा होगा तभी हम श्वसन की क्रिया कर पाएंगे। तो वायुमंडलीय, एक नोट कर कर एक चीज लिख लीजिएगा, नोट कर कर एक चीज लिखेंगे आप लोग, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब अधिक होने पर, अधिक होने पर, होने पर श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, श्वसन की क्रिया होती है, होती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे, जब वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब अधिक होगा प्यारे बच्चे, तभी हम श्वसन की क्रिया कर पाएंगे। मतलब हमारे आसपास जो वायु है उसमें प्रेशर ज्यादा है, हवा का, है ना, उसमें वायुमंडलीय दाब ज्यादा है, वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है, तो तभी हम उस हवा को खींचकर अपने फेफड़ों में ले जाएंगे।
क्योंकि भाई कोई भी चीज़ जब जब आप लोग, बोतल में पानी है, ऐसा समझो एक बोतल है, उसमें पानी भरा हुआ है और बोतल एकदम खचाखच भरी हुई है पानी से, है ना, और आपने उस बोतल को और पानी में डाल दिया। अब मुझे बताओ, बोतल के अंदर पानी भरेगा या बोतल से पानी बाहर आएगा? तुम कहोगे मैम बोतल में जगह ही नहीं है पानी भरने की, बोतल तो खचाखच पानी से भरी हुई है। फिर आपने उसको तालाब में डाल दिया तो उस बोतल के अंदर और पानी जाएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों जगह प्रेशर जो है एकदम बराबर है। वायु मतलब पानी नदी के अंदर और बोतल के अंदर, बोतल के अंदर पानी को जाने की जगह ही नहीं है, बोतल ऑलरेडी पानी से भरी हुई है, तो वो पानी फिर बोतल में कैसे एंट्री करेगा? नहीं कर पाएगा। वैसे ही जब हम अपने आसपास हवा देखते हैं, उस हवा का प्रेशर और हमारे फेफड़ों, हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर बराबर है, मतलब जितनी हवा बाहर है उतनी हवा हमारे अंदर भरी हुई है। तो कैसे रेस्पिरेशन कर पाएंगे, कैसे श्वसन कर पाएंगे? ये ज़रूरी है कि बाहर प्रेशर ज़्यादा हो और अंदर प्रेशर कम हो, तभी तो सांस के साथ अंदर को लेकर खींच कर जाएंगे हवा को। भाई जब तुम बोतल में पानी भरोगे तो पानी खाली बोतल में तो भर सकते हो कि आपने एक तालाब में बोतल डाल दी और वो बोतल खाली थी, सारा पानी तालाब की बोतल के अंदर चला जाता है तो बोतल भर जाती है। सेम वैसे ही आपके आसपास का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, आपके अंदर प्रेशर कम होगा, तभी तो आप सांस को खींचकर, हवा को खींचकर अपने अंदर ले जाओगे। तो श्वसन की क्रिया तब होती है जब हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो तो कम हो और वायुमंडल प्रेशर ज़्यादा हो। तो आपको पेपर में आता है कि किस प्रकार का श्वसन की क्रिया कब होती है, ऐसे पूछता है। तो वायुमंडलीय दाब अधिक होने पर श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, तो लिखेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन टेक प्लेस ऑन हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर एटमॉस्फेरिक, ठीक है, हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तभी हम क्या कर पाएंगे? श्वसन की क्रिया कर पाएंगे, है ना, तभी हम श्वसन की क्रिया कर पाएंगे। हमारे अंदर कम है हवा, बाहर ज्यादा है, हमने सांस के साथ खींचा हवा को और वो हवा भर गई हमारे अंदर। जैसे कोई गड्ढा, गड्ढे में पानी नहीं है, आपने आसपास पानी डाल दिया, अब वो पानी गड्ढे में भर जाएगा क्योंकि गड्ढा खाली है, तो सारा पानी आकर गड्ढे में भर गया। सेम वैसे ही ये गड्ढे हैं हमारे फेफड़े, गड्ढों के फेफड़ों के अंदर प्रेशर कम है, अब बाहर की हवा में प्रेशर खूब है, आपने सांस के साथ वो हवा खींची और आपके फेफड़ों में जाकर भर गई, ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर? बुक मैडम जी, बेटा बुक आ रही है रेलवे विज्ञान बुक 10 मार्च को, 10 मार्च को आ रही है रेलवे विज्ञान बुक। साइंस के लिए बेहतरीन बुक है जो मैंने और धर्मेंद्र सर ने मिलकर बनाई है बेटा। अपने एक्सपीरियंस के तौर पर हमने उसमें एनसीईआरटी बेस्ड पूरी साइंस का सिलेबस डाला है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, तो 10 मार्च को आपको आ रही है सेल के अंदर, आप उसको बिल्कुल परचेज कर सकते हो। चलो आओ, अब आपने ये पॉइंट भी लिख लिया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको पेपर में पूछा जाता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और अब बात करते हैं कि किस जीव के अंदर श्वसन के लिए कौन से अंग होते हैं, यहां से भी प्रश्न आता है। तो लिखेंगे श्वसन अंग, हेडिंग डालेंगे श्वसन अंग, श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्यारे बच्चे, किस जीव के अंदर कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं? जैसे अगर मैं हमारी बात करूं, अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे पास फेफड़े हैं जिनसे मैं सांस लेती हूं, है ना। अगर मैं एक मछली की बात करूं तो उसके पास फेफड़े हैं क्या? कहोगे नहीं, उसके पास होते हैं गिल्स, उसके पास होते हैं गलफेड़े। तो किस जीव के अंदर प्यारे बच्चे क्या हो जाता है? किस जीव के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ये आपको पेपर में प्रश्न आता है। तो आ जाइए, अब हम बात करते हैं कि किस जीव के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, ये आपको पूछ लिया जाएगा। तो आओ बात करते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को पूछता है मछली, सबसे पहले आप लोगों को पूछता है मछली यानी फिश। अब फिश के बारे में तो सभी जानते हैं भाई, फिश के पास होते हैं गिल्स, इसके पास होते हैं गिल्स यानी कि गलफेड़े। क्या होते हैं प्यारे बच्चे? गलफेड़े। समझ में आ गई बात? इसके पास क्या होते हैं भाई? गलफेड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे जब आप बाह्य श्वसन की क्रिया कर रहे हो तो तब आप लोग क्या करते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपके फेफड़ों में आपकी बॉडी के हिसाब से ज्यादा हो जाता है और बाहर कम, तो आप फिर अपना जो श्वसन की क्रिया है उससे सांस को बाहर छोड़ देते हो। ठीक है, चलो
आप देखो, आओ बातें करते हैं। तो मछलियों के पास क्या होते हैं? गलफेडे। मछलियों के पास एक बात और याद रखना कि गलफेडे क्या काम करते हैं, तो बताओगे जल में घुलनशील ऑक्सीजन को लेते हैं। जल में घुलनशील ऑक्सीजन, ठीक है, जल में घुलनशील ऑक्सीजन को लेते हैं। आपको पेपर में पूछा जाएगा कि जल में घुलनशील ऑक्सीजन किस प्रकार के श्वसन अंग हैं जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को लेते हैं? आप कहते हो गलफेडे। तो ये जो गिल्स होते हैं मछली में, मछली और हम में क्या अंतर है? हमें पानी में डालो हम मर जाएंगे, मछली को पानी से बाहर निकालो मछली मर जाएगी। तो दोनों में क्या अंतर है? श्वसन दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि मछली पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुली हुई है उसको लेती है, क्योंकि मछली के पास गिल्स है, और गिल्स की ये खास बात है कि वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। जबकि हमारे पास फेफड़े हैं, हमारे पास लंग्स होते हैं जो क्या काम करते हैं? हवा में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को नहीं ले सकते, इसीलिए हम पानी में मर जाते हैं जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताते हो कि ये वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन। तो ये वाटर डिजोल्व O2 को लेने का काम करते हैं जो गिल्स होते हैं, ये इनकी खास बात होती है। हमने बात करी अगला मेंढक, कि मैम मेंढक कैसे सांस लेता है? फ्रॉग। तो फ्रॉग जो होता है ये दो तरीके से सांस ले सकता है, ये अपनी त्वचा से भी सांस ले सकता है, स्किन से, और दूसरा इसके पास गिल्स फेफड़े भी होते हैं हमारी तरह। तो मेंढक के पास फेफड़े भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं। तो मेंढक दोनों तरीके से सांस ले सकता है। जब ये पानी के अंदर है तो ये अपनी त्वचा से सांस लेगा, और जब ये जमीन पर होता है तो ये फेफड़ों से सांस लेता है। तो जब ये जमीन पर है तो ये लंग्स के द्वारा सांस ले रहा है, और जब ये पानी में है तो ये त्वचा से सांस लेता है ना। आगे हमने बात करी टेडपोल। टेडपोल होता है मेंढक का लार्वा बेटा। टेडपोल क्या होता है? मेंढक का लार्वा। जो मेंढक के छोटे छोटे लार्वा होते हैं, तो टेडपोल एक मेंढक का लार्वा है। अब ये जो मेंढक का लार्वा है ये कैसे सांस लेता है? पेपर में आता है। तो टेडपोल होता है लार्वा ऑफ मेंढक, लार्वा ऑफ फ्रॉग, ठीक है, ये होता है लार्वा ऑफ फ्रॉग। तो ये भी मछली की तरह ही रहता है बेटा, ये भी मछली की तरह रहेगा। यानी कि जब मेंढक टेडपोल अवस्था में रहता है तो ये गिल्स से सांस लेता है, तो ये गिल्स से सांस लेगा गलफेडो से। ठीक है, तो मेंढक जब पानी में रहेगा, जब ये टेडपोल रहेगा, दिखाऊं तुम्हें टेडपोल कैसा होता है? चलो टेडपोल देखते हैं। तो मेंढक जो होता है इसके लार्वे को कहते हैं टेडपोल। ये जो टेडपोल होता है ये तुमने कई बार तालाब के पानी में, है ना, ऐसे देखे होंगे। देखो ये इतने सारे टेडपोल, ये रे, देखो ये रे, तुमने खूब पानी में देखे होंगे। ये जो टेडपोल होते हैं ये मेंढक के ही अंडे हैं। मेंढक का अंडा जब विकसित होता है तो वो टेडपोल, मतलब जो धीरे धीरे मेंढक का अंडा बड़ा होता है तो वो टेडपोल बनता है, और टेडपोल से ही वयस्क बनता है। तो मेंढक मेटामॉर्फोसिस दिखाता है। मेटामॉर्फोसिस, मेंढक के अंदर क्या होता है? मेंढक मेटामॉर्फोसिस की क्रिया दिखाता है, कायांतरण की क्रिया दिखाता है मेंढक। ये प्रश्न भी आता है पेपर में, चलो मैं लिख देती हूँ। अब देखो, जो मेंढक का ये जो टेडपोल है ये कैसे सांस लेता है? गिल्स से। तो यहाँ नोट कर कर एक चीज लिख लीजिएगा आप लोग कि मेंढक में कायांतरण होता है, मेंढक में कायांतरण होता है, कायांतरण। मेंढक में क्या होता है? कायांतरण होता है बेटा, कायांतरण, यानी कि मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। तो मेंढक के अंदर क्या होता है? कायांतरण, यानी मेटामॉर्फोसिस होता है मेंढक में। मैम ये क्या होता है कायांतरण? कायांतरण का मतलब होता है कि मेंढक देगा अंडे, एग देगा, एग से बनेगा लार्वा, लार्वा, है ना, ये लार्वा फिर टेडपोल बनाता है, टेडपोल, और फिर टेडपोल से ही वयस्क बनता है, वयस्क, एडल्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर ये होता है प्यारे बच्चे मेटामॉर्फोसिस। मतलब पहले अंडे देगा मेंढक, अंडे, लार्वा, लार्वा या टेडपोल जिसको आप बोल देते हो। ठीक है, अब यही टेडपोल फिर बड़े होकर वयस्क मेंढक बनेंगे। तो ये होता है कायांतरण, मतलब अंडे से लार्वा, लार्वे से फिर वयस्क बन जाता है जो, तो ये होता है कायांतरण। ये मच्छर में भी होता है, ये रेशम के कीट में भी होता है, ये तितली में भी होता है, और मेंढक में भी होता है कायांतरण। तो मेंढक जब कायांतरण दिखाता है तो जब वो टेडपोल होता है तो वो गिल्स से सांस लेता है, याद रखना। ठीक, आओ आगे बात करते हैं। अगला
4th नंबर पर केंचुआ, केंचुआ कैसे सांस लेता है पूछा जाता है। अर्थवोम, अर्थवोम कैसे सांस लेगा, तो अर्थवोम भी अपनी त्वचा से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है अर्थवोम भी। केंचुआ, केंचुआ भी अपनी स्किन से सांस लेता है भाई। 5वें नंबर पर पूछे पौधे में कैसे श्वसन होता है, पौधे प्लांट जो होते हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं इनमें श्वसन की क्रिया होती है स्टोमाटा के द्वारा, स्टोमाटा जिनको कहते हैं रंध्र, तो पौधों में रंध्र होते हैं श्वसन के लिए, रंध्र, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र पत्तियों के अंदर। अभी आप जब पत्तियों के बारे में पढ़ोगे ना तो इनके बारे में भी पढ़ोगे, रंध्रों के बारे में। छठा आपको पूछे पक्षी कैसे सांस लेते हैं, पक्षी बर्ड्स, आप लोग बताकर चलते हो कि पक्षियों में भी फेफड़े होते हैं, पक्षियों में भी फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं हमारी तरह, ठीक है, पक्षियों में भी लंग्स होते हैं। फिर आपको पूछेगा कि वेल, वेल और डॉल्फिन ये कैसे सांस लेती हैं, वेल और डॉल्फिन, ठीक है, आप जानते हो वेल मछली, वेल कोई मछली नहीं है और डॉल्फिन भी कोई मछली नहीं है, ये आती है स्तनधारी की कैटेगरी में। कभी भी आपको पूछे कि वेल और जो डॉल्फिन है ये कैसे जीव है, तो बेटा ये मछली नहीं होते, ये पानी में जरूर रहते हैं लेकिन ये मछली नहीं है, ये है मैमल स्तनधारी, इनके पास होते हैं फेफड़े सांस लेने के लिए, तो ये मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं और इनके पास लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए, इनके पास होते हैं फेफड़े, तो ये अपने फेफड़ों से सांस लेती हैं। फिर मैम ये पानी में कैसे जिंदा रह लेती हैं, इनके फेफड़ों की कैपेसिटी हमसे ज़्यादा है, इनके फेफड़े काफ़ी बड़े हैं, तो ये पानी में आती हैं ऐसे कूदकर सांस लेकर जाती हैं, फिर पानी में जाती हैं, फिर कूदकर सांस लेकर आएंगी बाहर, तो ये हवा से अपने फेफड़ों में हवा भरकर फिर पानी में जाती हैं, फिर वो जब खत्म होने लगती है ऊपर आती हैं और फिर हवा भर लेती हैं। तो इनके बारे में आपको प्रश्न आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट भी है, दिल्ली पुलिस में पूछा भी गया है। तो वेल और डॉल्फिन कैसे सांस लेती है, तो लंग्स से, ये कोई मछली नहीं है, ये होती हैं प्यारे बच्चे स्तनधारी, ये स्तनधारी की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है, समझ में आ गई ना बातें, तो ये किस में आती हैं, स्तनधारी की कैटेगरी में आती हैं। अभिषेक जी ऐसा तो कुछ नहीं है प्यारे बच्चे, कुत्ता कैसे सांस लेता है, बेटा कुत्ता भी स्तनधारी में आता है, तो मैं लिख दूं स्तनधारी जितने भी हैं, गाय भैंस बिल्ली गधा घोड़ा ये सब स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, और इनके पास सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं भैया, इनके पास सांस लेने के लिए क्या होते हैं, फेफड़े यानी कि लंग्स होते हैं, तो इन सब के पास सांस लेने के लिए क्या होते हैं, फेफड़े। क्लियर, समझ में आ गई बात, क्लियर, चलो आगे चलते हैं, 1 सेकंड रुकना। ठीक है, हाँ, इनके पास जो मछलियां होती हैं ये वेल और डॉल्फिन, इनके दिल में भी 4 चैम्बर होते हैं हमारे दिल की तरह, आपने पढ़ा था वहां, और इनके पास फेफड़े होते हैं हमारी तरह, और ये बच्चों को जन्म देती हैं इसीलिए स्तनधारी है ना, बिल्कुल। आओ आगे बात करते हैं 9वें नंबर पर, तो जितने भी स्तनधारी हैं वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। अब बात करेंगे जो कीट होते हैं, कीट, कीट या तो कीट पूछ ले या ऑर्थ्रोपोडा वर्ग के सदस्य पूछ ले, कीट या ऑर्थ्रोपोडा जो होता है, इंसेक्ट प्यारे बच्चे, ठीक है, इंसेक्ट्स या फिर ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा के जो सदस्य हैं वो कैसे सांस लेते हैं आपको ये पूछेगा, तो आप कहोगे इनके पास होता है ट्रैकिया या स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स होते हैं इनके पास, स्पाइरिकल्स होते हैं इनके पास, श्वसन रंध्र कहते हैं जिसको, श्वसन रंध्र, ठीक है, इनके पास होते हैं श्वसन रंध्र या फिर ट्रैकिया, या फिर इन्हीं को कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया। तो ये प्रश्न आपको पूछा गया है पेपर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीटों में श्वसन के लिए कौन सा अंग उपस्थित होता है, तो कीटों में श्वसन के लिए आप लोग बताएंगे या तो स्पाइरिकल्स मिलेगा ऑप्शन में श्वसन रंध्र, या मिलेगा ट्रैकिया। अब कीट जैसे कॉकरोच मक्खी मच्छर इन सब में जो श्वसन होता है वो इन ऑर्गन की मदद से होता है, वो इन ऑर्गन की मदद से होता है, ठीक है, स्पाइरिकल्स हो गया या फिर आप लोग बताकर चलते हो ट्रैकिया हो गया, श्वसन रंध्र और ट्रैकिया, ठीक है। आओ अब आगे बात करते हैं, आपको पूछेगा कि जीवाणु में श्वसन अंग कौन सा होता है, जीवाणु, जीवाणु के अंदर श्वसन अंग कौन सा होता है, बैक्टीरिया, मैंने बताया भी था कि जो बैक्टीरिया होता है जब ये अवायवीय श्वसन करता है तो इसमें भी श्वसन अंग कौन सा होता है आपको पूछेगा, आप कहते हो मीजोसोम,
मीजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पाए जाने वाले ऑर्गन मीजोसोम। तो बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम पाए जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया श्वसन की क्रिया करता है, मीजोसोम। ठीक है, आपको पूछेगा कि अमीबा वगैरह जो होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, इनमें कैसे श्वसन होता है। अमीबा जो होता है प्यारे बच्चे, अमीबा हुआ, युगलीना हुआ, इनमें कभी भी आपको पूछे, इनके अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है वो होती है इनकी जो सरफेस होती है, बॉडी सरफेस, उससे, या इनके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा। तो आप लोग बताओगे ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से श्वसन करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनके अंदर प्लाज्मा झिल्ली द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इनके चारों तरफ, उससे ये रेस्पिरेशन करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या कई बार ये लिखा हुआ मिलता है कि शरीर सतह से, शरीर सतह से, कई बार ये भी लिखा मिलता है शरीर सतह, बॉडी सरफेस से। तो कोई एक ऑप्शन में मिलता है। कई बार आपको लिखा मिलता है कि अमीबा कैसे श्वसन करता है, तो प्लाज्मा झिल्ली ऑप्शन में होता है। प्लाज्मा झिल्ली होगा तो शरीर सतह नहीं होगा, अगर शरीर सतह होगा तो प्लाज्मा झिल्ली नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा है अमीबा ऐसा होता है, ये होता है अमीबा ऐसा। अब मैम इसके चारों तरफ जो झिल्ली है, ये जो मैं पिंक कलर से बना रही हूँ, ये इसकी प्लाज्मा झिल्ली है, यही है इसकी प्लाज्मा झिल्ली। तो बस इसी से सांस लेता है ये, इसी के जरिए ऑक्सीजन इसके शरीर में चली जाती है, इसी के जरिए ऑक्सीजन इसके शरीर में चली जाती है। इसी को आप लोग बॉडी सतह भी कह देते हो, भाई इसके शरीर की सरफेस है ये, इसकी शरीर का सबसे ऊपरी भाग है ये। तो कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा जाता है, कई बार बॉडी सरफेस लिखा जाता है, ऐसे आता है लिखा हुआ। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चले आगे, क्लियर। अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कि और किस किस के बारे में हमें पूछ सकता है कि किस किस में और रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो बेटा आप लोगों को पूछ सकता है बिच्छू में, बिच्छू। ठीक है, झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ, है ना। तो बिच्छू तो सबने देखा है। और मकड़ी, भैया मकड़ी मूवी भी सभी ने देखी होगी, मकड़ी, स्पाइडरमैन, है ना। और हमारी हिंदी में भी है मकड़ी मूवी। तो भाई स्कॉर्पियन जो होते हैं, स्कॉर्पियन, और आप लोग बताओगे जो स्पाइडर होती हैं, ये कैसे सांस लेती हैं। इनके अंदर श्वसन के लिए पाए जाते हैं किताबी फेफड़े, इनके पास होते हैं किताबी फेफड़े। ये ज़्यादा पढ़ाकू हैं भैया, इनके फेफड़े भी किताब के जैसे बन गए। इनके पास होते हैं बुक लंग्स। ये पेपर में आपको पूछ सकता है कि जो बिच्छू होता है, मकड़ी होती है, ये कैसे सांस लेते हैं, तो आप कहते हो बुक लंग से। मैम इनको बुक लंग क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो आप लोगों को ये मिलते हैं, ये इस तरीके के रहते हैं जैसे किताब हो। देखो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई किताब हो, जैसे कोई बुक रखी हुई हो। तो ये बुक लंग होते हैं प्यारे बच्चे, ये होते हैं बुक लंग्स। और ये बुक लंग्स किस में देखने को मिलते हैं, आपके बिच्छू वगैरह में देखने को मिलते हैं, बिच्छू, मकड़ी, इनमें ये देखने को मिलते हैं बुक लंग। तो ये बुक लंग्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं किसके अंदर, आप लोग बताते हो बिच्छू में, मकड़ी में। ठीक है, तो ऐसे होते हैं ये। ठीक है ना भाई, समझ में आई। हाँ, अब आओ आगे बात करते हैं। आपने यहाँ पर सारी चीजें पढ़ी कि किसमें श्वसन अंग क्या होता है। एक और पूछ सकता है, आपको पूछ लेगा मोलस्का वर्ग में, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का जो होते हैं, मोलस्का फाइलम। अभी ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे, मोलस्का में कैसे होता है मोलस्का। ठीक है, मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं ये पानी में रहते हैं बेटा, और इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है, इसमें आते हैं ऑक्टोपस वगैरह। तुमने मोलस्का के अंदर कौन कौन आता है आप बताकर चलते हो, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आता है ना, अष्टभुज जिसको कहते हो, अष्टभुज, 8 भुजाओं वाला ऑक्टोपस। इसमें आता है आप लोगों का, आप बताकर चल सकते हो, घोंगा, है ना, घोंगा, स्नेल जो होता है, शंख, शंख वगैरह देखते हो ना, शंख, एप्पल स्नेल बोलते हो जिसको। तो ये सब आते हैं इसके अंदर, सी क्यूक्यूम्बर, समुद्री खीरा, ये सब होते हैं प्यारे बच्चे मोलस्का में आने वाले जंतु। इनके अंदर श्वसन की क्रिया कैसे होती है, जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं मोलस्का वर्ग के जंतु, तो चलो देखते हैं। जो मोलस्का होते हैं इनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा।
तो देखो इनके पास अगर आप लोग बात करते हो तो इस तरीके से, मतलब ये मैंने कहा पानी में रहते हैं। अब पानी में रहते हैं तो इनके पास भी बेसिकली गिल्स होते हैं। अरे यार ये मोलस्का के एग्जाम्पल दिखाने हैं मुझे। तो जो मोलस्का होते हैं ये हैं वो मोलस्का वर्ग के जो जंतु होते हैं। इनमें आपने देखा कि ऑक्टोपस होता है, सीपी होती है, ये होता है स्नेल। देखो ये आपको जमीन पर भी रेंगता हुआ दिख जाता है और ये समुद्र से ही आता है बेसिकली निकल कर बाहर, ये ऐसे ऐसे रेंगते रहते हैं। तो ये स्नेल हो गया है, ठीक है। और भी होते हैं, ऑक्टोपस आपने कई बार देखा होगा, ये रहा ऑक्टोपस। ये पायला होता है, एप्पल स्नेल कह देते हो जिसको, इसके अंदर से निकलता है ये कीड़ा जो होता है, घोंगा जिसको आप कहते हो। तो ये सब क्या है, समुद्री जंतु होते हैं। इनके अंदर जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है वो गिल्स के जरिए होती है, गिल्स यानी कि गलफेड़े, गलफेड़े, ठीक है। इनके पास भी क्या होते हैं बच्चों, गलफेड़े होते हैं, है ना। मकड़ी भी ऑर्थ्रोपोडा संघ में ही आती है, उसकी क्लास अलग है बस, है ना। ऑर्थ्रोपोडा में ही आती है मकड़ी भी। अब आपको पूछ ले कि मैम जो स्नेक होते हैं, है ना, छिपकली, सांप, इनमें तो आपको पूछ ले कभी भी सांप हो गया, छिपकली हो गई, कछुआ हो गया, ठीक है, कछुआ, इनमें कैसे होता है श्वसन, इनके पास भी फेफड़े होते हैं, इनके पास भी होते हैं लंग्स हमारी तरह, ठीक है। तो स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गई, आप बताओगे टॉर्टरॉइज हो गया, ठीक है। तो इन सब के पास भी लंग्स होते हैं हमारी तरह, इन सब के पास भी हमारी तरह फेफड़े होते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। हाँ, घेंगा तो रोग होता है प्यारे बच्चे, घेंगा तो गॉइटर नाम की एक बीमारी होती है, गॉइटर ये तो एक बीमारी है जो आयोडीन की कमी से होती है, आयोडीन नाम की कमी से होती है ये। घेंगा तो एक बीमारी है, लेकिन वो होता है घोंगा यानी कि स्नेल जिसको कहते हो, ठीक, ठीक है ना। तो समझ में आ गई होगी बात। आप स्पीड से थोड़ा इसलिए हो क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है। आज की क्लास में चैप्टर को खत्म करने का टारगेट था हमारा, कोई एक आधा पॉइंट छूट ना जाए क्योंकि कल आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा। तो मैं चाह रही हूँ कि ये चैप्टर आज की ही क्लास में खत्म हो जाए, इसलिए जरा सी स्पीड अप है, ठीक है। अब मिलेंगे हम कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही। हाँ जी बिल्कुल टाइम हो चला है, कल की क्लास में मिलेंगे। और धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।